अरे मेरा नाम है अर्जुन आ चुका हूँ फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो गाइस ये होना है लेक्चर नंबर 1 किसका मास सॉल्यूशन चैप्टर का। हमने इससे पहले ही मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर को और रेडॉक्स रिएक्शन को बेसिक्स लेके एडवांस तक कवर किया था। और इसके साथ ही साथ मैंने बहुत सारे लेक्चर्स लिए थे और इन सब में मैंने इनफ क्वेश्चन कराए थे। हर एक वैरायटी के हर एक टाइप के क्वेश्चन कवर किए थे कि जे मेंस में जे एडवांस में किस किस टाइप के आते हैं। हाँ भैया आपने सब कवर किया था। तो भैया आप इस चैप्टर में क्या करें, मैंने कहा ये चैप्टर होने वाला है हमारे उसका क्या है सॉल्यूशन चैप्टर का। अब मैंने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा, मोल कॉन्सेप्ट बाद रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ा, रेडॉक्स रिएक्शन बाद अब आते हैं सॉल्यूशन के ऊपर। अब सॉल्यूशन में हम ज्यादा लेक्चर नहीं लेंगे पर वही 8-10 लेक्चर आसपास लेंगे और उसके बाद ये भी हम बेसिक्स लेके एडवांस तक सारी चीजें कवर करने वाले हैं। ठीक है, सारी की सारी चीजें कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं जे मेंस में जे एडवांस में विद क्वेश्चन प्रैक्टिस, इनफ क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ। ठीक है, तो सारी चीजें डिस्कस करने वाला हूँ बिना हिचकिचाहट के। तो आप कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, बस आपकी एक जिम्मेदारी होगी नोट्स बनाना। नोट्स जिम्मेदारी आप छोड़ दीजिए अपने ऊपर और बाकी कंटेंट मुझ पर छोड़ दीजिए। ठीक है ना, कुछ नहीं छोड़ने वाला, सब कुछ कवर करने वाला बेसिक्स लेके एडवांस तक। ठीक है ना, कुछ नहीं छोड़ूंगा। और हाँ, इससे पहले मैंने डॉक्स सेक्शन लास्ट लेक्चर कल ही लिया था, कल ही अपलोड किया था, तो उसमें मैंने सब कुछ कवर किया था बेसिकली। अब पर मैं क्या चाहता हूँ, एक टाइप का क्वेश्चन जे एडवांस और पूछ सकता है, पूछ सकता है। हाँ, एक ये टफ क्वेश्चन बन सकता है, हाँ बन सकता है। किसके ऊपर भैया? बैलेंसिंग और उसके ऊपर, बैलेंसिंग और एन फैक्टर के ऊपर। एन फैक्टर, हाँ मैंने कहा एन फैक्टर। भैया आपने एन फैक्टर फाइंड करने तो बताया था, आपने एसिड का बताया था, आपने बेसिस का बताया था, आपने सॉल्ट का बताया और सॉल्ट के कैटेगरी बताया था, और उसके बाद आपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, जितने भी टफेस्ट बन सकते थे आपने सब कुछ अच्छे से कवर किया था। मैंने कहा हाँ कवर तो किया था लाडले, पर एक चीज और है, जे एडवांस और वहां से उठा सकता है क्या भैया? मैं समझा नहीं। मैंने कहा कि जे एडवांस का क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, एक एडवांस लेवल का, एकदम एकदम एडवांस लेवल का क्वेश्चन होगा। ठीक है, और मैं कोशिश करूंगा उसको एडवांस के भी ऊपर ले जाने की। ठीक है, और ध्यान से सुनना। ठीक है, अगर आपने रेडॉक्स रिएक्शन देखा है तो ही इसे करिएगा। अगर आपने नहीं देखा है, आप डायरेक्ट सॉल्यूशन चैप्टर पे आए तो थोड़ा सा वीडियो को स्किप करके आगे करके देख लीजिए। ठीक है, तो मैं क्या कहता हूँ क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले, अच्छा चलो ठीक है डिस्कस ही करता हूँ। ठीक है, आपने सब कुछ पढ़ा है, ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं, एन फैक्टर फाइंड कैसे करते हैं, ये सब अच्छे से पढ़ा होगा ना। मैंने कहा जब इतने पढ़े ही हो लाडले, थोड़ा सा एक चीज बताओ मुझे, ये क्या है? या K2Cr2O7। अरे आप मुझे खेल मुझसे पूछो भैया ये तो क्या एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जिसका क्रोमियम का +6 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, ये मैक्सिमम है, इससे कम जा नहीं सकता ऑक्सीडेशन स्टेट में। मैंने कहा हाँ, इससे कम भैया, इससे कम तो आ सकता है। मैंने कहा इससे कम अगर मैं इसे एसिडिक मीडियम में डालूं, एसिडिक मीडियम में डालूं तो इससे कम क्या हो सकता है इसका? क्या आपने अच्छे से बताया था कैसे निकलता है, कैसे करके बताया था आपने, बताया था +3 में अगर एसिडिक मीडियम डालते हो ये क्रोमियम +3 में चला था। मैंने कहा ठीक है लाडले, इतना तुम समझ रहे हो तो काफी कुछ समझ रहे हो। अगर मैं इसको इसको HCl के साथ रिएक्ट करा दूं, क्या तुम मुझे बता सकते हो? जो भी बनता है मैं लिख देता हूं, जो भी बनेगा, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इसमें इसमें HCl का एन फैक्टर क्या होगा? HCl का एन फैक्टर आप मुझसे पूछे हो भैया? मैंने कहा हाँ यार आप ही से पूछ रहा हूं, मजाक ना करो भैया। मैंने कहा क्यों भैया, मजाक ना करो। अब जो एस्टो बनेगा एस्टो को छोड़ो। ठीक है, मैं कहा फैक्टर बता सकते हो? HCl एक एसिड है भैया, HCl का एसिड है, एक ही H+ आयन रिलीज करेगा, इसका फैक्टर 1 होगा। मैंने कहा ये जे एडवांस में अगर पूछा जाएगा तुमसे एन फैक्टर क्या होगा तो बता सकते हो? हाँ भी बता सकते हैं। मैंने कहा लाडले गलत जा रहे हो, मैंने काफी कुछ अच्छे से कवर किया। एक सेकंड, हाँ, मैंने काफी कुछ अच्छे से कवर किया था पर तुम थोड़ा सा गलत जा रहे हो भैया, मतलब समझा नहीं। मैंने कहा था ना, चाहे एसिड हो, चाहे बेस हो, चाहे सॉल्ट हो, वो वेरी करता है जिसके साथ रिएक्ट करता है, वो वेरी करता है अपना बिहेवियर को जिसके साथ रिएक्ट करता है, मतलब समझे नहीं। मैंने कहा लाडली चले ये क्या है बता सकते हो? हाँ भी ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मैंने कहा अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इसको रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव होना पड़ेगा। अगर ये एसिड है तो एसिड की तरह बिहेव नहीं करेगा, नहीं करेगा लाडले, नहीं करेगा। तो इसका एन फैक्टर 1 कैसे हो सकता है? मैंने अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इसे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव होना पड़ेगा, तभी ये दोनों रिएक्ट करेंगे, नहीं तो रिएक्ट नहीं कर पाएंगे। अगर ये एसिड हुआ, अगर ये बेस हुआ तो इसको एसिड होना पड़ेगा, तब एसिड की तरह बिहेव करना पड़ेगा। हाँ भैया, अब ये मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। मैंने कहा लाडले जब इतना तुम्हें याद आ गया थोड़ा सा और बताओ मुझे। हाँ भी बताता हूँ, पूछो तो। मैंने कहा ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, रिएक्ट करेंगे, दोनों करेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। हाँ, दो, एक ऑक्सीडाइज करेगा, ये इसको ऑक्सीडाइज करेगा और ये इसको रिड्यूस करेगा। हाँ, मैं कहा जरा सबका वो ऑक्सीडेशन नंबर बताना। अब मैंने जैसे बताया था वैसे बता सकते हो? हाँ भैया मैं बता सकता हूँ। आपने पहली बात ये बताई कि ये HCl का एन फैक्टर 1 नहीं होगा, हमें ध्यान रखना है क्यों नहीं होगा। यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव, सॉरी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है, ये बेसिकली एसिड की तरह बिहेव नहीं कर रहा है। मैंने कहा वाह यार, और बताओ मुझे, मजा आ रहा है भैया। आपने बताया था इसका, इसमें क्रोमियम +6 होता है, कैसे निकालना था आपने अच्छे से डिटेल में बताया था। मैंने कहा वाह यार, और बताओ मुझे भैया
क्रोमियम +6 से आपने बोला था ना इसे एसिडिक मीडियम में डालो। हाँ, एसिडिक मीडियम में डालने के बाद जो कि एसिडिक मीडियम में डाला भैया, जो क्रोमियम ना वो +3 में चला जाएगा। मैंने कहा +3 में जाएगा तो इसको न्यूट्रल करने के लिए क्लोरीन का -1 है, एक क्लोरीन का -1 होता है। हाँ भैया, इसको -3 आना चाहिए। हाँ, पर 3 क्लोरीन है। हाँ भैया, -1 आ जाएगा। मैंने कहा वाह यार भैया, यहाँ पे क्यों भैया, पोटेशियम का 1 होता है, उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। एक्स मार के सॉल्व करेंगे। मैंने कहा हाँ यार, एक्स वाले मेथड का लिमिटेशन में बताया था कहाँ पे लिमिट होता है और जी एडवांस में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिर्फ एन फैक्टर की वजह से छोटे छोटे टॉपिक पे पूछ लेते हैं अच्छे से सवाल जो कि बनते नहीं है बच्चों से। मैंने कहा हाँ चलो ठीक। ये और इसको भैया ये क्लोरीन फ्री स्टेट में है जिसका था 0। मैंने कहा तो मुझे एन फैक्टर बता दो इसका HCl का। यहाँ पे HCl का, इसमें क्लोरीन का -1 है भैया, यहाँ पे KCl में क्लोरीन का -1 है, यहाँ पे क्लोरीन का -1 है, वहां पे 0 है। मैंने कहा इस HCl का मुझे एन फैक्टर बता सकते हो भैया? मजाक ना करो भैया। -1, हाँ, -1 से 0 गया, -1 से 0 गया। हाँ, कितने का चेंज हुआ? कितने का चेंज हुआ भैया? -1 से 0 गया, 1 का चेंज हुआ। कितने क्लोरीन? 1, तो भैया एन फैक्टर 1 होना चाहिए। मैंने कहा लाडले ना 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 लाडले ना, ध्यान से देखो, ये क्लोरीन इसमें जा रहा है -1 से -1, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है। -1 से -1, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है। -1 से 0, यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे क्या हो रहा है? -1 से 0, -1 से 0, -1 से 0 भैया इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है। इलेक्ट्रॉन का लॉस, यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पे तो ऑक्सीडेशन नंबर सेम, यहाँ पे तो कुछ नहीं हो रहा, पर यहाँ पे लॉस हो रहा है भैया। मैंने कहा कुछ हो भी नहीं रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर चेंज भी नहीं हो रहा, सेम भी है और बदल भी रहा है। क्या मतलब है भैया? ये जो HCl है ये चेंज भी नहीं कर रहा है और कर भी रहा है भैया। HCl ना एक ही जगह प्रेजेंट है, कुछ HCl यहाँ जो कुछ सॉरी ये जो कुछ क्लोरीन है भैया, कुछ क्लोरीन यहाँ पे है, कुछ क्लोरीन यहाँ पे है, कुछ क्लोरीन यहाँ पे है। ऐसे ऐसे गेम खेलना भैया। तो कैसे भैया? और भैया आपने बताया था जो एन फैक्टर डिफाइन होता है वो पर मोल के हिसाब से डिफाइन होता है। हाँ भैया भैया भैया, एक -1 से गया 0 में 1 का चेंज आया और एक क्लोरीन 1। मैंने कहा लाडले, पर वो तो पर मोल से डिफाइंड होता है, पर कुछ मोल तो यहाँ है क्लोरीन, कुछ मोल तो यहाँ है क्लोरीन, एक मोल HCl में, कुछ मोल यहाँ है, कुछ मोल यहाँ है, कुछ मोल यहाँ है। तो मुझे तो HCl का फैक्टर कैसे बताओगे? हाँ ये दिक्कत तो हो रही है। मैंने कहा दिक्कत हो रही है तो बताओ। अगर तुम पर मोल के हिसाब से मुझे बताना है तो इन सबको बैलेंसिंग करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। टोटल क्लोरीन कितने हैं मुझे वो लिखा के दे, तब हम बता देंगे। अगर यहाँ पे जितने होंगे नंबर आएंगे, मान लो 1 आया, 1 से कितने क्लोरीन एटम बने टोटल मुझे पता चल जाए, तो 1 से उतने बनेंगे। हाँ, और 1 ही है तो भैया उतने एन फैक्टर हो जाएंगे। अगर मान लो यहाँ पे 2 है, 2 से मान लो जितने बनेंगे x बनेंगे, जितने मोल बनेंगे क्लोरीन उतने x बनेंगे। तो 1 से कितना बनेगा? 1 से x/1 बनेंगे। हाँ भैया, नहीं मान लो 2 मोल ये था और वहां पे x बना था, 2 से x बने, 1 से भैया 1 से बनेंगे x/2। हाँ भैया, तो और भैया 2 है। हाँ, तो ये पर मोल हमें डिफाइन करना है, एंड फैक्टर कैसे होता है तब फाइंड कर लेंगे। मैंने कहा हाँ यार, उसके लिए हमें बैलेंसिंग आनी चाहिए। बैलेंसिंग तो इजी होती है भैया, ये हिट एंड ट्रायल। मैंने कहा लाडली कर ले हिट एंड ट्रायल, ये सॉल्व कर ले हिट एंड ट्रायल से। भैया ठीक है, आप जब मुझे स्टेप बाय स्टेप बताना कि कैसे करेंगे और ये एडवांस लेवल क्वेश्चन कैसे बन सकता है, मुझे लग नहीं रहा है एडवांस लेवल का। मैंने कहा आज मैंने कहा हाफ रिएक्शन लिखो, ऑक्सीडेशन का अलग लिखो, रिडक्शन का अलग लिखो, एक बैलेंसिंग करनी था। ठीक है, मैं पूरा बैलेंसिंग नहीं कर, इसमें पूरा बैलेंसिंग काम नहीं आएगा, बस इन सबका बैलेंसिंग काम कर लो। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ो अभी। ठीक है भैया। पर स्टार्टिंग कैसे करें? मैंने कहा स्टार्टिंग करो तुम, पहले किसका कर लो? पहले तुम इसका कर लो। ठीक है, पहले जो खुद को रिड्यूस करा रिडक्शन कर लो, फिर ऑक्सीडेशन कर लो। ठीक है भैया। इसमें Cr2O7 2 नेगेटिव। अब Cr2O7 2 नेगेटिव, मैंने कहा यार नेगेटिव निकालो, 2-4 नेगेटिव लिया जाएगा। मैंने कहा हाँ भैया ठीक, यही तो हो रहा है ना, इसमें क्रोमियम ही तो है जो +6 से +3 में जा रहा है। हाँ भैया, खुद को रिड्यूस करा इलेक्ट्रॉन गेन करके। हाँ भैया समझ गया, खुद को रिड्यूस करा इलेक्ट्रॉन गेन। मैंने कहा ठीक, इसको रिएक्ट कर गया Cl- से Cl- मैंने कहा यार हाइड्रोजन को निकालो जरा, हाइड्रोजन को भी छोड़ो, हाइड्रोजन से निकालो तो Cl- से एक हाइड्रोजन निकालो। हाँ भैया ठीक है भैया। हाँ, ये क्रोमियम जा रहा है क्रोमियम +3 में, Cr+3 में। हाँ भैया, क्लोरीन को निकालो। ठीक है, क्लोरीन को निकालो। हाँ भैया, ये क्लोरीन +3 में जा रहा है। मैंने कहा हाँ यार, जरा इसमें देखना भैया, यहाँ पे जो क्लोरीन है Cl- है, हाँ वो जा रहा है Cl0 में, Cl2 में। हाँ भैया, मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा अब ये तो हो गया एक रिडक्शन एक ऑक्सीडेशन का रिएक्शन लेंगे। अब जरा इसे बैलेंस करके देखना, क्या इलेक्ट्रॉन का बैलेंसिंग देखना, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है उसको जरा बैलेंस करना। भैया +6 से +3 में 3 का चेंज और 2 क्रोमियम में 6 इलेक्ट्रॉन का चेंज है। मतलब भैया ये 6 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है भैया, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन इसने लॉस किया। हाँ भैया,
6 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो ये Cr+3 में जाएगा भैया, रिड्यूस कर रहा है भैया। मैंने कहा भैया 6 इलेक्ट्रॉन लेगा, गेन करेगा तब ये Cr+3 में जाएगा। मैंने कहा हाँ भैया, समझ गया, सॉरी 6 इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये Cr+3 में जाएगा। हाँ भैया। मैंने कहा यहाँ क्लोरीन भैया -1 से 0 में जा रहा है, -1 से 0 में जा रहा है। इस क्लोरीन को मैंने लिखा है -1 से 0 में जा रहा है। हाँ ये क्लोरीन, हाँ देखो ऐसा देख सकते हो, 0 से 1 में जा रहा है। हाँ एक क्लोरीन का चेंज आया। हाँ 0 से -1 में जा रहा है, ऑक्सीडेशन लिखा है ना, ऑक्सीडेशन मीन से ना -1 से 0 में गया, -1 से 0 में गया, इलेक्ट्रॉन का लॉस किया तो 0 में ऑक्सीडेशन, ठीक है। -1 से 0 में जा रहा है तो एक का चेंज है। हाँ भैया एक का चेंज है, पर है कितने क्लोरीन भैया? 2 क्लोरीन है भैया। मैंने कहा 2 क्लोरीन, तो इसे 2 इलेक्ट्रॉन कर देंगे। ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है और ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है भैया, ठीक है, इतना हो गया। मैंने कहा लाडले जब इतना हो गया, जब तू इतना कुछ समझ ही गया है, अब मुझे और जरा एटम को बैलेंस करना भैया। यहाँ पे 2 क्लोरीन है, इसको भी 2 कर देते हैं। यहाँ पे एक क्रोमियम है, यहाँ पे 2 क्रोमियम है, इसको बैलेंस करते हैं। मैंने कहा इतना जब तुम कर लियो, अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप? जरा तुम्हें याद है क्या कि अब क्या करना है भैया? नेक्स्ट स्टेप अब क्या कहते हैं भैया? तो टोटल लिखते हैं भैया। मैंने कहा टोटल लिखने से पहले तुम एक चीज देख लो, क्या 6 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर यहाँ पे हुआ? हाँ भैया। भैया क्या एटम बैलेंस है? मैंने कहा हाँ भैया। क्या भैया 6 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर यहाँ पे हुआ, पर यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं भैया, 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है और टोटल यही हो कहा जाएगा भैया। मैंने कहा इसे 3 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी 6 करो। बैलेंसिंग का ये रूल है, ये सब मैं बता चुका हूँ, ठीक है भैया, आप बता चुके हो, ठीक है। मैंने कहा जब मैं बता चुका हूँ बैलेंसिंग कैसे करते हैं ये समझ में आएगा। हाँ अब मैंने कहा अब जरा लिखो 6 इलेक्ट्रॉन से कैंसिल जाएंगे। अब जरा लिखो Cr2O7 2 नेगेटिव को मैं देखो 2 नेगेटिव को हटाता हूँ, K2 लगाता हूँ, K2 लगा के क्या लिख दूंगा? K2 Cr2। अब ये सब अगर ना समझ आया तो गलती मेरी नहीं है, मैं अच्छे से डिटेल में समझा चुका हूँ, ठीक है। पिछले जितने मैंने लेक्चर दिया अच्छे से समझाया, तो प्लीज यहाँ पे मुझसे एक्सपर्ट मत करना भैया, मैं हर एक चीज समझाऊँ, ठीक है। टाइम ज्यादा चल जाएगा। K2 Cr2O7, हाँ भैया, प्लस भैया यहाँ पे क्लोरीन है और यहाँ पे भी क्लोरीन है। हाँ मैंने कहा सॉरी यहाँ पे क्लोरीन की कोई जरूरत नहीं थी, मैंने क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन वो करा था, रिडक्शन करा था। हाँ ठीक है, आपने इतने हो गया। हाँ मैंने कहा अब यहाँ पे ये इसका हो गया, इसका क्लोरीन का है, 2 क्लोरीन है, 2 HCl हो जाएगा। मैंने कहा 2 HCl क्योंकि हाइड्रोजन को भी जोड़ के इसको निगेटिव चार्ज हटा दिया, ठीक है भैया। भैया क्या हुआ? 2 क्लोरीन Cl2, लेकिन 2 नहीं भैया, 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 से भैया। यहाँ पे यार 3 दूनी 6, यहाँ पे 6 होगा भैया। मैंने कहा ठीक है लाडली, तो बता रहे हो, मेरी गलती बता रहे हो, ठीक है। प्लस भैया ये प्लस 2 क्रोमियम होगा, 2 क्रोमियम में +3 में इसे क्लोरीन के साथ जोड़ देंगे भैया, चार्ज हट जाएगा। मैंने कहा हुआ यार, इतना हो गया भैया। प्लस उसके साथ KCl था, आपने जो लिया नहीं था। मैंने कहा हुआ यार, ठीक है, KCl मैंने लिया नहीं था, आई थिंक इतना विजिबल है। हाँ मैंने कहा भैया बैलेंस हो गया भैया। मैंने कहा हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ो, लेकिन और एटम को देखो बैलेंस हुआ है कि नहीं? हाँ भैया बैलेंस हो गया। आपने यही स्टेप बताया था और बताते ऐसे तरीके से करेंगे, स्टेप बाय स्टेप बैलेंस। मैंने कहा लाडली ये सब मेथड होते हैं। हाँ अब ये जो मेथड होता है ना, आई थिंक विजुअल है, ओके, जो मेथड होते हैं ना उनकी कुछ लिमिटेशंस रहती हैं, समझे नहीं? ये समझे नहीं? मैंने कहा लाडली जरा ध्यान से देखना, 6 HCl है, हाँ 6 क्लोरीन है। हाँ भैया 3 दूनी 6 क्लोरीन, 2 तिहाई 6 क्लोरीन और यहाँ पे 1 क्लोरीन। हाँ 6 6 12 13 क्लोरीन है, 6 यहाँ पे क्लोरीन है, बैलेंस नहीं है भैया। पर आपने कहा था मेथड तो यही होता है ना, फेल तो नहीं होता। मैंने कहा बैलेंस नहीं है, अभी मुझे मतलब ना रखो बैलेंस, ये मेथड सही है कि नहीं। मैंने कहा ना मेथड का लिमिटेशन होता है, मेथड का लिमिटेशन होता है, पर यहाँ पे भैया मुझे समझ नहीं आ रहा। आपने ये बताया अगर ऐसा ना होगा तो मेरा गलती, मैंने कहा गलती ना होगा, बताऊंगा आगे बात, सुनो मेरी बात। ऐसे में ये सब ये क्वेश्चन ये बैलेंसिंग मेथड फेल हो जाएगी, बैलेंसिंग मेथड फेल आएगी कि ये समझे नहीं। मैंने कहा इसके आगे तुम्हें हीट एंड ट्रायल करके बैलेंस करना पड़ेगा, समझे नहीं? क्यों? मैंने कहा यहाँ क्लोरीन ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज भी कर रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज भी नहीं कर रहा है। हाँ भैया मैंने कहा ऐसे कंडीशन में जहां पे कोई कंपाउंड जिसमें एक एटम कोई होगा ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज भी करता है, चेंज नहीं भी करता है, दोनों एक साथ हो रहे हैं, हाँ, उसमें बैलेंसिंग वाले इस मेथड पे जब बैलेंस करोगे तो वहां बैलेंसिंग गलत आएगी, बैलेंसिंग गलत आएगी। जब बैलेंसिंग ही गलत आएगी तो एन फैक्टर कैसे निकालेगा? एन फैक्टर ऐसे निकाले तो गलत हो जाएगा, और यहाँ पे तो गलत हो ही है। मैंने कहा हाँ यार अब क्या, जब ये गलत हो गया तो आप बताओ ना आगे। मैंने कहा अब इसके आगे मेरी बात सुनो, अब इसके आगे हिट एंड ट्रायल करके बैलेंस करते हैं। अच्छा यार देखते हैं इसमें कोई एटम है जो चेंज कर रहा है, नहीं चेंज कर रहा है, क्या इसका गलत हो सकता है? भैया
Cr2 चेंज कर रहा है पर नहीं चेंज कर रहा, ये कंडीशन नहीं है। Cr2 चेंज कर रहा है, Cr2+3 में जा रहा है भैया, यहाँ Cr2+3 में जा रहा है, मैंने कहा पास उसके अलावा कुछ नहीं कर रहा, बस उतना में जा रहा है, ठीक है भैया। K2, हाँ 2 K2 है भैया, भैया दो क्लोरीन दो यहाँ क्रोमियम थे, हाँ भैया ठीक है, 2 K2 या 1 K2, मैंने कहा ठीक है यार, ठीक है भैया 2 K2 हो गया, आई थिंक विजुअल है ना, ओके भैया ठीक है। ऑक्सीजन ठीक है नहीं हो रहा है भैया। अब आते हैं HCl में भैया, क्लोरीन भैया क्लोरीन 6 क्लोरीन पर 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 2 क्लोरीन है, 14 क्लोरीन उधर है, इधर क्लोरीन चेंज है भैया। और जरा देखना यहाँ पे भैया, चेंज भी कर रहा है क्लोरीन, नहीं चेंज कर रहा, मतलब गड़बड़ी क्लोरीन में आती है। मैंने कहा हाँ यार गड़बड़ी क्लोरीन, हाइड्रोजन को अभी निकल करो भैया, गलती इसमें आती है क्लोरीन में। मैंने कहा हाँ यार गलती इसी में आती है, आई थिंक ये सोच है। अब यही स्टेप तुम्हें ध्यान रखना, जब इसमें चेंज आता है भैया ये गलत होगा। मैंने कहा हाँ गलत होगा भैया, जब 14 क्लोरीन है तो इधर 14 लगा देंगे। मैंने कहा ठीक है। अब जाके हमारी जो एटम्स है बैलेंस हो गया, ये क्लोरीन वाला जो हमें सिस्टम इसी का फाइंड करना है भैया। हाँ अब देख रहे हैं भैया, ये हमें बैलेंस दिख रहा है, 14 क्लोरीन 14 क्लोरीन है, ठीक है। अब हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को अभी निगल करना, ठीक है। अभी क्योंकि हम इस क्वेश्चन के थ्रू समझा रहा हूं कि हमें क्या क्या काम आएगा, मैं वो चीजें बता रहा हूं। और अलग क्वेश्चन जो ऐसे लेवल के आएंगे, इस टाइप के आएंगे, उसमें भी आपको यही करना होगा, ठीक है भैया। 14 क्लोरीन से अब देखना, 14 क्लोरीन से 6 क्लोरीन बनते हैं, ऐसे निकालो ना। अब ये हमारे क्वेश्चन बैलेंस है, ठीक है। मैंने कहा 14 मोल HCl से कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, ऐसे समझो। कैसे समझाओ आपको इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कैसे बताऊं, देखो ऑल ओवर 6 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा था, 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हुए, हाँ 6 इलेक्ट्रॉन इसने लिया और 6 इलेक्ट्रॉन इसने दिया। बैलेंसिंग करने के बाद 6 आ गया ना बाबू, 6 इलेक्ट्रॉन इसने लिया, 6 इलेक्ट्रॉन इसने दिया, इसने रिडक्शन किया 6 इलेक्ट्रॉन लेके, इसने तो ऑल ओवर ट्रांसफर कितने इलेक्ट्रॉन का हो रहा है भैया, 6 का हो रहा है। और 6 का होता है तो भैया अगर जितने इलेक्ट्रॉन का होता है वही तो ऑक्सीडेशन नंबर होता है। मैंने कहा बाबू 14 क्लोरीन है, 14 HCl, 14 मोल HCl है, हमें HCl का फैक्टर फाइंड करना है। हाँ भैया 14 मोल HCl है भैया, 14 मोल HCl से भैया 6 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है भैया। और हमें एन फैक्टर पता भी है, जो एन फैक्टर होता है ना वो पर मोल से डिफाइन होता है, 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं वो ऐसे डिफाइन होता है भैया। 14 मोल HCl से 6 मोल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। आपने बताया 6 मोल का इलेक्ट्रॉन कैसे ट्रांसफर हुआ, मैंने ऑब्जर्वेशनल से अपना ऑब्जर्व किया भैया, आपने ये सब अच्छे से बता चुके हो। ऐसे क्वेश्चन भी कराए हो, पर ये वाला क्वेश्चन आपने दिखा के अच्छा से बता दिया कि किस लेवल का पूछा जा सकता है। मैंने कहा ठीक है 14 मोल HCl से 6 मोल इलेक्ट्रॉन बनते हैं। हाँ भैया मैंने कहा 1 मोल HCl से हमें फाइंड करना है, पर मोल वाला भैया, अगर पर मोल पता चल जाए तो वही तुम्हारा एन फैक्टर होगा HCl का। हाँ तो भैया 1 मोल HCl में कितने बनेंगे, मैंने कहा लाडले 14 से 6 तो 6/14 3/7 भैया, 3/7 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। हाँ मतलब ये पर मोल है भैया, 1 मोल HCl में 3/7 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है, तो 3/7 करेंगे तो भैया 3/7 करेंगे तो एन फैक्टर कितना गया 3/7 पर मोल है भैया, एन फैक्टर कितना गया 3/7 भैया, क्योंकि 3/7 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहे हैं, कितने 1 है, ठीक है ना। आई थिंक अब समझ में आया एन फैक्टर निकालना कितना टफ पड़ गया था, ठीक है। आई थिंक विजिबल है, ओके। आई होप आप समझ में ना कि पर मोल कैसे निकालते हैं, ये आपने बेसिक से लेकर क्यों बताया था, उतना उसमें जोर क्यों दिया था जब पढ़ा रहे थे, आप उतना उसमें क्यों जोर दे रहे थे कि पर मोल इलेक्ट्रॉन ही हमारा क्या होता है, एन फैक्टर होता है, पर मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ही क्या होता है, हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट एन फैक्टर डिफाइन करता है। मैंने कहा हाँ, मैंने एक मैग्नीज का केस लेके बताया था कि पर मोल वाला केस में पर मोल वाला ध्यान रखना है, पर मोल ध्यान रखना है। अगर थोड़ा सा गलती हो गई कि यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ भी प्रेजेंट है, यहाँ भी प्रेजेंट है, थोड़ी सी गलती हो जाएगी लाडले, एडवांस लेवल का क्वेश्चन बन सकते हैं। हाँ इसको और कैसे पूछ सकता है, मैंने कहा अगर इसको और टफ बनाए तो मेरी बातें सुनो, अब मैं लिख के नहीं बता रहा हूं, मेरी बातें सुनो, ठीक। कितना टाइम हो गया, आई थिंक 18 मिनट हो गए। हाँ अब मेरी बात सुनो, पर मोल इसको और टफ बनाना है, इतना एन फैक्टर पता चल गया। हाँ भैया इसका एन फैक्टर भैया 6 से 3 में जाता है भैया, 3 इलेक्ट्रॉन का चेंज है 2 क्लोरीन में, एन फैक्टर इसका कितना हो गया भैया 6 हो गया। मैंने कहा इसका एन फैक्टर कितना हो गया 3/7 हो गया भैया, 3/7। मैंने कहा वाला इतना पता चल गया, ठीक। अब हमारा ये मतलब खत्म, ठीक है। अब मैं इसको डिस्कस करके बताता हूं क्वेश्चन को कैसे और टफ बनाया जा सकता है, ठीक है भैया। और टफ कैसे बनता है भैया, मैंने कहा पहली चीज तुमसे पूछ लेगा एन फैक्टर, यहाँ पे गलती कर दोगे एक, अगर तुम डायरेक्ट निकाल एक कर दोगे तो ही गए, तुम गलती हो गया, ठीक है। अगला पूछेगा इक्विवेलेंट वेट बता दो,
इक्विवेलेंट वेट भैया, इक्विवेलेंट ऑफ एचसीएल पूछ लेंगे, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एचसीएल भैया, एचसीएल का एन फैक्टर कितना भैया पता है भैया, इक्विवेलेंट वेट होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। भैया एचसीएल का जो इक्विवेलेंट वेट है, मॉलिक्यूलर वेट होता है एचसीएल का भैया, क्लोरीन का 35.5 होता है, एक हाइड्रोजन जुड़ गया भैया 36.5 हो गए। मैंने कहा वाह यार, हाँ अपॉन भैया एन फैक्टर भैया आपने बताया 3/7 आ गए, ये हो गया इक्विवेलेंट वेट। मैंने कहा वाह लाट, ठीक है इक्विवेलेंट वेट हो गया। पहली चीज तुम्हें फैक्टर निकालने में दिक्कत होगी, इक्विवेलेंट वेट तो उसके बाद दिक्कत होगी, अगर ये पता चल गया तब पता होगा, लेकिन यही टफ चीज होगा। हाँ भैया ठीक है, इक्विवेलेंट वेट इतना हो गया, ठीक है इतना हो गया ना, इक्विवेलेंट वेट किसने निकलेगा, ठीक है। मेरा अगला क्वेश्चन सुनो, अगर क्वेश्चन में बोला गया ट्रू फॉल्स करके कौन सा सही कौन सा गलत, अगर बोला गया इफ हियर HCl is behave like acid then equivalent weight, what is the equivalent weight, अगर मेरा क्वेश्चन ये है, अगर यहाँ पे HCl एसिड की तरह बिहेव करता है, चाहे जो भी होता है, अभी मैं मानता हूँ ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, ठीक है, HCl अगर यहाँ पे एक एसिड की तरह बिहेव करता है तो इसका वो क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है। अगर भैया HCl अगर भैया इफ HCl behave like acid then its equivalent weight is always equal to 36.5 equal to 36. मैंने कहा अगर HCl एसिड की तरह बिहेव ना करे, एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करे, दूसरे क्वेश्चन बन सकता है जेएमएस लेवल के, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह अलग अलग पूछेगा तब, हाँ रिड्यूसिंग एजेंट तब क्या होगा भैया, अगर HCl रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा भैया तो उसका एन फैक्टर 36.5 से कम आएगा भैया, उसका एन फैक्टर 36 पॉइंट से कम आएगा भैया, सॉरी कम आएगा। क्या इन दोनों स्टेटमेंट, ये दोनों स्टेटमेंट सही है, हाँ ये दोनों स्टेटमेंट सही है। एन फैक्टर कम कैसे आएगा, मैंने कहा 3.7 ये तो 1 से भी छोटा होगा, और 1 से छोटा हो गया, अगर डिवाइड करा तो और बड़ा नंबर आएगा, ठीक है ना, और बड़ा नंबर आएगा। रिड्यूसिंग एजेंट तो 36.5 से जो एन फैक्टर होगा हमारा वो और बड़ा आएगा, ठीक है ना, वो और बड़ा आएगा, ठीक है भाई अब समझ में आया, ठीक है। इफ HCl is, अब मैंने कहा ठीक है तुमने इतना समझा, अगर HCl होगा तो 36.5 ही होगा, अगर एसिड की तरह बिहेव कर रहा है HCl, मैंने कहा अगर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा था भाई तब 36.5 से बड़ा हो सकता है, ठीक है इतना ऑब्जर्वेशन हो गया। मैंने कहा और बड़ा, मैंने कहा लाजिए जब इतना तुम समझ ही गए हो, अगर मैं बोल दूं ये सब फाइंड करने के बाद, नौटंकी करने के बाद, मैंने वो किया बैलेंस किया, वो करने के बाद मैंने बोला मान लो मेरे पास 4 मोल HCl है, हाँ भाई 4 मोल HCl, 4 मोल HCl को यूज करने, हमें ऑक्सीडाइज करने के लिए 4 मोल HCl को हमें ऑक्सीडाइज करने के लिए कंप्लीटली हमें कितने मोल K2Cr2O7 का यूज, कितना मोल लगेगा, इसका वॉल्यूम बता दो, इसका सॉरी कंसंट्रेशन बता दो कि 4 मोल HCl का हमें ऑक्सीडाइज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज करने के लिए कितना मोल ये लगेगा, ये पूछ सकता है। तो ये पहली चीज थी फाइंड करना, फिर उसके बाद लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगाना। भाई लॉ ऑफ इक्विवेलेंस कैसे भैया, इसके इक्विवेलेंस इक्वल टू इसके इक्विवेलेंस, ये सब आपने बता चुके, इसके इक्विवेलेंस इक्वल टू इसके इक्विवेलेंस। अब भैया इसका इक्विवेलेंस निकालेंगे, मोलैरिटी जो इसका इक्विवेलेंस कैसे निकालेंगे भैया, मेरा थोड़ा सा और डाटा गिवन होगा, बोल देगा इसकी नॉर्मेलिटी, मान लो नॉर्मेलिटी कुछ है, नॉर्मेलिटी मान लो इसका n दे देगा, हाँ कुछ भी देगा, नंबर भी देगा, इसकी नॉर्मेलिटी भैया, इसका नॉर्मेलिटी मान लो, नॉर्मेलिटी इसका मान लो 2 दे देगा, हाँ इसका नॉर्मेलिटी भैया 3 दे देगा, हाँ ठीक है रेशनल डाटा में। तो बोलेगा कि इसका बता दो कितना कंसंट्रेशन होगा, भैया नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, इसका कंसंट्रेशन पूछेगा ना तो इसकी नॉर्मेलिटी नहीं देगा, अगर जब इसका कंसंट्रेशन पूछेगा तो इसकी मान लो इसकी नॉर्मेलिटी दे दिया 4 मोल HCl दे दिया, नॉर्मेलिटी 3 है उसकी, तो मुझे मैंने मान लिया भैया अगर हमें कंसंट्रेशन ही फाइंड करना है 4 मोल ना, ठीक है मान लिया इसकी नॉर्मेलिटी n है, ठीक है भैया 4 मोल नॉर्मेलिटी n है, वॉल्यूम मान लेते हैं v है, कुछ वॉल्यूम दे देगा, हाँ इक्वल टू भैया नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, इसका इक्विवेलेंट, हाँ भैया इसका तो हमें वॉल्यूम गिवन होगा कि इतने लीटर में है, ठीक है इतना वॉल्यूम है, इतना ml है, हाँ भैया नॉर्मेलिटी कितना है भैया हाँ मैंने कहा अगर मुझे यहाँ पे नॉर्मेलिटी की जगह मोलैरिटी देते, मान लो मोलैरिटी 3 मोलर देते, मोलैरिटी 3 मोलर देते, तब मुझे यहाँ कंसंट्रेशन भैया तब तो और थोड़ा सा बन जाएगा, दिमाग लग जाएगा भैया, एन फैक्टर को भी जोड़ लेंगे। मैंने कहा कैसे भैया, मान लो इसका m है क्या मोलैरिटी, हमें यही मोलैरिटी फाइंड करना है, कंसंट्रेशन फाइंड करना है, कितना मोल लगेगा। मैंने कहा हाँ भैया आपने नॉर्मेलिटी टू वॉल्यूम वाला फॉर्मूला बताया, और नॉर्मेलिटी को जो मोलैरिटी में चेंज करने के लिए भैया मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर करते हैं। हाँ भैया मैंने कहा नॉर्मेलिटी को चेंज करने के लिए क्या फॉर्मूला आता है भैया, मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। मैंने कहा एन फैक्टर तुम्हें पता है, हाँ एन फैक्टर पता है भैया, इसमें एन फैक्टर फाइंड कर लिया। मैंने कहा हाँ भैया मोलैरिटी भैया m मान लेते हैं, एन फैक्टर भैया 6 मान लेते हैं, वॉल्यूम भैया जो भी गिवन होगा भैया वॉल्यूम वो लिख लेंगे भैया, मोलैरिटी भैया हमें 3 गिवन है भैया, वॉल्यूम भैया और एन फैक्टर भैया 3/7 है भैया।
भैया, और इनटू वॉल्यूम, भैया वॉल्यूम क्या जो भी गिवन होगा वॉल्यूम गिवन होगा, यहाँ वॉल्यूम गिवन है, आप वॉल्यूम मान लो वी दोनों सेम है भैया, ठीक है। यहाँ पे हमें यहाँ मोलैरिटी फाइंड नहीं हो जाएगी, इन दोनों को नीचे ले जाएंगे तो हमें मोलैरिटी फाइंड नहीं, इसका कंसंट्रेशन फाइंड नहीं है कि कितना K2Cr2O7 यूज होगा इसको ऑक्सीडाइज कराने में कंप्लीटली, क्या हमें पता नहीं चल जाएगा? हाँ भैया, मतलब एक अच्छा लेवल का क्वेश्चन बन सकता है, फ्रेम हो सकता है। ये जो मैं बता रहा हूँ ये भी ये सब स्क्रिप्टेड नहीं था कि मैं पहले से सोच के आया था कि मैं बताऊंगा ऐसे ऐसे बच्चों, तो ये दिमाग में अभी बैठने लगा कि और कैसे कैसे क्वेश्चन टफ बनाया था, 2-3 डाटा और देके एडिशनल में कुछ डाटा दे देता, आपसे पूछ देता इसकी मोलैरिटी ये है तो इसकी मोलैरिटी ये है तो बता दो इसकी मोलैरिटी कितना होगा, थोड़ा सा वॉल्यूम दे देता, तो थोड़ा सा क्वेश्चन को और टफ बनाया जा सकता था। हाँ भी, तो एडवांस लेवल यही सब तो है और कुछ नहीं है, एडवांस लेवल यही सब है। ठीक है भैया, आप समझ रहे आपकी बात। मैंने कहा हमने कहा जब इतना तुम समझ रहे हो लाडले, क्या तुम एक चीज मुझे बता सकते हो? ये क्या? मैंने कहा जब इतना समझ रहे हो, मान लो KMnO4 को रिएक्ट करा है सेल के साथ, जो बनाएगा क्या, मान लो KCl बना है प्लस MnCl2 बना है प्लस Cl2 बना है, ठीक है, प्लस H2 बनाएगा, ठीक है। क्या तुम यहाँ पे HCl का बना सकते हो? भैया भैया ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, हाँ भैया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भैया फिर से बैलेंसिंग करना स्टार्ट करेंगे, बैलेंस करेंगे, उसके बाद इसका ऑक्सीडाइज इसका एन फैक्टर पता करेंगे, हमें पता है भैया अब गलती ना होगी, ये एडवांस लेवल क्वेश्चन कैसे बनेंगे हमें पता है। एन फैक्टर करने के बाद इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट मोल दिया हुआ होगा, ये जो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस जो भी पूछेगा हम करके डाटा निकालेंगे, पर हमें एन फैक्टर सबसे बड़ी बात ये होगी एन फैक्टर निकालना, समझ गया? आई थिंक ये सब क्लियर होगा। ये दूसरा क्वेश्चन में यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यहाँ पे रिड्यूसिंग HCl यूज कर रहे हैं, तो एन फैक्टर इसका इक्वल टू 1 तो नहीं आने वाला, ठीक है? तो ये सब आप होमवर्क में करिएगा, ठीक है? दूसरा क्वेश्चन अब मैं स्टार्ट करता हूँ अपने दूसरे चैप्टर को, क्या कहते हैं, सॉल्यूशन को, ठीक है? आई थिंक ज्यादा मैं टाइम ले लिया ना, 20 मिनट, ओके 26 मिनट ले लिया यार, इन्हीं क्वेश्चन को समझाने मैंने कहा चलो कोई ना, ठीक है भैया। अब मैं स्टार्ट करता हूँ अपना, वो कहते हैं किसको, वो कहते हैं सॉल्यूशन चैप्टर को, ठीक है? अब मेरी स्टार्टिंग होती है सॉल्यूशन चैप्टर की। ठीक है भैया, सॉल्यूशन आप बता रहे हो, मैंने कहा हाँ सॉल्यूशन, चलो ठीक है, आई थिंक इट इज विजिबल नाउ, ओके। अब देखो सॉल्यूशन क्या होता है, अब देखो ये सॉल्यूशन जो चैप्टर आता है ना, ये एक बहुत मतलब अच्छा लेवल का क्वेश्चन, अच्छे लेवल का क्वेश्चन इसमें बन जाता है, और इसमें लेंथी चैप्टर भी आता है, लेंथी कैसे बन जाता है भैया, इसमें क्लास 12 का पहले जो चैप्टर आता है इसमें एक कंसंट्रेशन टर्म्स आ जाते हैं, और आपको पता है मैंने कंसंट्रेशन टर्म्स मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा रखा है, मोल कॉन्सेप्ट में लेक्चर नंबर लास्ट के कुछ लेक्चर में, लेक्चर नंबर 13, 14, 15 में 3 लेक्चर में मैंने कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ाया होगा, ठीक, पढ़ाया है, ठीक। तो मैंने कंसंट्रेशन वहां टर्म पढ़ा दिया, अब मैं इसका मेन कॉन्सेप्ट उठाऊंगा वेपर प्रेशर से, वेपर प्रेशर से, हाँ, जिसमें से मेन कॉन्सेप्ट जिसे सॉल्यूशन कहते हैं, मेनली सॉल्यूशन इस चैप्टर को कहते हैं, और एडवांस बेसिक्स लेके एडवांस तक इसको भी ले चलूंगा, ठीक है ना? तो डरने की जरूरत नहीं है, बेसिक्स लेके एडवांस तक जाऊंगा, अच्छे से सब कुछ कवर करने वाला हूँ, ठीक है ना? सब कुछ कवर करने वाला हूँ, ठीक है? सॉल्यूशन में समझे, सॉल्यूशन का वेटेज दिया जे मींस में बहुत ज्यादा है, जे एडवांस में भी है भी, काफी ज्यादा क्वेश्चन इस सॉल्यूशन के चैप्टर का जब क्वेश्चन बनता है ना, टफेस्ट क्वेश्चन बन जाते हैं अच्छे लेवल के, और रिडॉक्स रिएक्शन तो ज्यादा टफेस्ट है, मानता हूं रिडॉक्स रिएक्शन ज्यादा टफ होता है एज कंपेयर टू रिडॉक्स सॉल्यूशन के, किसमें, जे एडवांस लेवल में, ठीक है? हाँ भैया, तो इतना समझ में आ गया, तो अब सॉल्यूशन में आप स्टार्ट करोगे वेपर प्रेशर, मैंने कहा मेनली कॉन्सेप्ट यूज करेगा वेपर प्रेशर, और कंसंट्रेशन टर्म मैंने पढ़ा दिया, सारे कंसंट्रेशन टर्म, पीपीएम क्या होता है, पीपीबी क्या होता है, मोलैरिटी क्या होता है, मोलैरिटी क्या होता है, ये सब कुछ मैंने अच्छे से बता रखा है, ठीक है? परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, ये सब मैंने अच्छे से क्लियर कर रखा है, ठीक है? तो मैं ये भी उठाऊंगा चैप्टर को बेसिक्स लेके एडवांस तक, आपको अगर कंसंट्रेशन टर्म नहीं आता तो चिंता की जरूरत नहीं है, आप समझ जाओगे, ठीक है ना? बेसिक्स लेके एडवांस तक चलूंगा, रिडॉक्स रिएक्शन नहीं आता तो समझ मैंने कहा पाप यार, तो फिर से खुद कर रहे हो और गलती, वो क्वेश्चन तुम मुझसे पूछ रहे हो, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, रिडॉक्स रिएक्शन नहीं आता, ये इंडिपेंडेंट चैप्टर है एज कंपेयर टू रिडॉक्स रिएक्शन, नहीं रिडॉक्स रिएक्शन कोई इसका डिपेंडेंसी नहीं है, ठीक है भैया? हम इतना समझ में आया, मैंने कहा हाँ। तो चलो अब ध्यान देते हैं सॉल्यूशन के बारे में, मैंने कहा सॉल्यूशन में हमारा जो पहला टॉपिक स्टार्ट होगा वो होगा वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर क्या होता है? मैंने कहा कुछ नहीं होता, मतलब ये कुछ नहीं होता, क्यों पढ़ा रहे हो? मैंने कहा पढ़ा रहा हूं, अब इतना तुम्हें इसमें अगर कुछ नहीं आता, पहले बता रहा हूं, तुम्हें कुछ नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं, आई डोंट केयर अबाउट दैट, कितना तुम्हें आता है कितना नहीं आता, बेसिक से लेके एडवांस तक जाऊंगा, बेसिक क्लियर करूंगा और बेसिक से अच्छे लेवल का क्वेश्चन बनाऊंगा, ठीक है? ठीक है,
अब वेपर प्रेशर क्या होता है, मैंने कहा सिंपली ज्यादा कुछ होता नहीं, इजी तरीके से बताऊंगा, एकदम आसानी तरीके से बताऊंगा, ठीक है। ठीक है, कंटेनर है एक, हाँ एक कंटेनर है भैया, कंटेनर है, उसमें यहां तक पानी भरा है, उसमें यहां तक पानी भरा है, लिक्विड भरा है, लिक्विड भरा है मतलब समझ लो पानी भरा है, ठीक है। एक कंटेनर इसमें यहां तक पानी भरा है, मैंने कहा हाँ भैया पानी भरा है, पानी भरा है, पानी भरा है, हाँ। मैंने कहा कुछ मॉलिक्यूल तो यहाँ होंगे पानी के, हाँ कुछ मॉलिक्यूल तो यहाँ होंगे पानी के, हाँ भैया कुछ मॉलिक्यूल यहाँ होंगे, कुछ मॉलिक्यूल यहाँ होंगे, कुछ मॉलिक्यूल यहाँ होंगे, कुछ मॉलिक्यूल यहाँ होंगे। मैंने कहा लागिए जो ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल स्टेबल है, ये मॉलिक्यूल इक्विलिब्रियम में है, इनकी एनर्जी लेस है, समझे नहीं भी। मैंने कहा लागिए इधर से जो फोर्स लग रहा है, इधर से जो फोर्स लगा है, इधर से जो फोर्स लगा है, इधर से जो फोर्स लग रहा है, वो सब तो इक्वल है, ये इक्विलिब्रियम है, ये मॉलिक्यूल के पास कोई एनर्जी नहीं, ये लेस है, एक स्टेबल कंडीशन में है, हाँ भैया ये स्टेबल कंडीशन है। पर जो मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल पानी का यहाँ भी होगा सरफेस के ऊपर, ये इक्विलिब्रियम में है, स्टेबल है, लेस एनर्जी है, इनका फोर्स नेट फोर्स इक्वल टू 0 क्योंकि हर जगह से बैलेंसिंग फोर्स लग रही है, ठीक है। जो भी ये सरफेस में है इनकी एनर्जी हाई है भैया, ये जो सरफेस में है अगर ये थोड़ा सा टेम्परेचर पाएंगे ना उड़ने लगेंगे भैया, वेपर बना लेंगे भैया। मैंने कहा ये क्लोज कंटेनर है भैया, तो क्लोज कंटेनर तो क्या हो भैया, वेपर बनाएंगे तो अंदर ही रहेंगे, पर वेपर तो बना लेंगे। मैंने कहा हाँ लाडले, ये वेपर इसलिए बनाएंगे क्योंकि इनके ऊपर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ये अनस्टेबल कंडीशन में है, इनके पास इक्विलिब्रियम नहीं है, इनका एनर्जी बहुत ज्यादा हाई है, तो ये कूदते फिरेंगे, कभी वेपर बनाएंगे, वेपर से लिक्विड, कभी वेपर बनाएंगे फिर लिक्विड, वेपर से लिक्विड, ऐसे खेलते रहते हैं, ठीक है, ये खेलते रहते हैं। तो क्या मैंने कहा एट टेम्परेचर टी, एक किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, एक किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर इसको मैंने दिया, तो क्या होता है ये एट द पर्टिकुलर टेम्परेचर, ऊपर वाले जो होते हैं ना इनके पास हाई एनर्जी होती है, हाई, तो ये लोग करते क्या है, खुद को इवेपोरेट करने लगते हैं, इवेपोरेशन करने लगते हैं, बनाने लगते हैं क्या, वेपर, ये वेपर फेज में कन्वर्ट होते हैं। एयर क्या हुआ धीरे धीरे स्टार्टिंग में, पहले स्टार्टिंग में क्या हुआ, पहले सेकंड में भैया कोई वेपर नहीं था, फिर वेपर बना, एक वेपर बना, दो वेपर बना, तीन वेपर बना, चार वेपर बना, 5 बना, 6 बना, 7 बना, 8 बना, 9 बना, 10 बना, 11 बना, 12 बना, 13 बना, 14 बना, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ऐसे बनी। बनते 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 नहीं याद आया, बनते 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 ये अचानक से रुक गए, अचानक से रुक गए, कुछ तो थे फिर पानी में कन्वर्ट हो गए, कुछ तो बन रहे थे धीरे बन रहे थे, बन तो तेजी से रहे थे, पानी में धीरे धीरे कन्वर्ट हो रहे थे, बन रहे थे पर थोड़ा थोड़ा वो कंडेंसेट, इवेपोरेट तो ज्यादा जल्दी हो रहे थे, कंडेंसेट स्लो हो रहे थे, इवेपोरेट जल्दी हो रहे थे, कंडेंसेट स्लो हो रहे थे, हाँ इतना ठीक है। पर क्या हुआ, कुछ टाइम ऐसा आया, एट अ टाइम टी, कुछ टाइम ऐसा आया कि इनका बनना बंद हो गया और इवेपोरेट होना बंद हो गया, कंडेंसेट होना बंद हो गया, समझे नहीं भैया। उस टाइम हुआ क्या होगा, मैंने कहा जितना वेपर प्रेशर मैक्सिमम बनना होगा वो बन गया इस टाइम एट अ टाइम टी, और जितना वेपर बनना होता है बन गया एट अ टाइम टी, इसे कहते हैं सैचुरेटेड कंडीशन, सैचुरेटेड वेपर्स, मतलब भी समझे नहीं। मैंने कहा ये जो वेपर होते हैं कुछ टाइम बाद जब बन जाते हैं, मैक्सिमम जितना बनना होता है बन जाते हैं अपने वॉल्यूम के हिसाब से, अपने टेम्परेचर के हिसाब से, गिवन टेम्परेचर कितना ये टेम्परेचर कितना वेपर बना सकता है या बना लेता है, वही होगा ना। चीनी में, पानी में मैं 3 चम्मच मैंने चीनी डाला, घुला घुल गया, चौथा डाला घुल ही नहीं रहा, क्यों भैया, वो घुलेगा नहीं भैया, अब उसे टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा एट एन पर्टिकुलर टेम्परेचर, तो वो अब नहीं घुलेगा क्योंकि जितना घुलना था घुल गया, जितना वेपर बनना था बन गया, अब नहीं बनने वाला। क्यों नहीं बनने वाला, क्यों, मेरा सवाल क्यों है भैया, अब पानी नहीं बनने वाला, पर क्यों नहीं बनने वाला, मैंने कहा क्यों ना बनने वाला भैया, इसका आंसर है इक्विलिब्रियम भैया। इस वेपर ने इस लिक्विड के साथ इक्विलिब्रियम बना लिया भैया, इस वेपर ने इस लिक्विड के साथ इक्विलिब्रियम बना लिया। मैंने कहा इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है, मैं ये समझता नहीं हूँ सब क्या होता है, समझाता हूँ क्या आप भैया ना, आपको पता नहीं है। मैंने कहा बताओ यार, मैं नया इंसान हूँ, सीख रहा हूँ, तुम बताओ मुझे। बना एट अ टेम्परेचर टी, कुछ ही तो पानी इवेपोरेट होंगे और जो पानी है उनको इवेपोरेट करने के लिए ज्यादा टेम्परेचर देना पड़े, पर आने का टेम्परेचर फिक्स है। मैंने कहा हाँ, तो जितने वेपर बने, कुछ वेपर बन गए, बनते बन गए, पानी बोल रहा है ना 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 ना, अब मुझे टेम्परेचर दोगे तभी वेपर बनाऊंगा, ये मैक्सिमम बन गया, ये वेपर ये बोल रहा है, वेपर बोल रहा है ना ना ना, मैं बनूंगा नहीं, मैं मैक्सिमम बन चुका हूं, अब मुझे वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ाओ, वॉल्यूम बढ़ाने से भी नहीं बनूंगी, अगर वॉल्यूम तुम बढ़ा भी दोगे तब भी नहीं बनूंगी, मुझे टेम्परेचर बढ़ाओ। दोनों की कंडीशन क्या है, टेम्परेचर पे, दोनों टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है। हाँ, दोनों कह रहे हैं अब मैं इक्विलिब्रियम बना ली हूं, इसके साथ अब मैं ज्यादा ना बनूंगी, ना कंडेंसेट होगी, ना इवेपोरेट होगी, ना कंडेंसेट होगी। ये जो कंडीशन होता है
ये जो कंडीशन होता है, जो ये वेपर बने रहते हैं। अब जो वेपर, कुछ वेपर तो बने रहेंगे, इनकी कुछ डेंसिटी भी होगी। अब जो वेपर बने होंगे थोड़ा सा ये वॉल्यूम तो घेरेंगे ना, कुछ डेंसिटी भी होगी। अब ये जो डेंसिटी होगी कुछ फोर्स पानी के ऊपर भी एग्जर्ट करेंगे, लगाएंगे। हाँ, ये वेपर भी कुछ तो फोर्स लगाएंगे पानी के ऊपर, तू दबा रहे मैं ऊपर रहूंगा, कुछ तो लगाते हैं। जो वो फोर्स लगाते हैं ये वेपर, मैक्सिमम वेपर जो बन जाता है, बनने के बाद जो फोर्स एक्सर्ट करते हैं पानी के ऊपर, मैक्सिमम वेपर जो बन जाए, जितना बनना होता बन जाता है एट इक्विलिब्रियम। जब इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाता है, जो फोर्स ये वेपर लगाते हैं पानी के ऊपर, वही होता है क्या, वेपर प्रेशर। वही होता है वेपर प्रेशर। तो भैया इतनी जोर वाली बात कौन सी है, मैं समझ गया, आप एक लाइन में बोल देते मैं समझ। मैंने कहा मुझे हर लेवल के स्टूडेंट को समझाना होता है ना, तो मैं अच्छे से बता रहा हूँ वेपर प्रेशर कैसे और डिटेल में क्यों बता रहा हूँ। मैंने कहा डिटेल में बता रहा हूँ इसलिए कि एडवांस तक जाना है ना, हमें इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके अच्छे तरीके से बताऊंगा आपको, ठीक है ना। ठीक है भैया, जो अच्छे से सुनेगा वही अच्छा बनेगा, ठीक है। मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, मैंने कहा वही अच्छा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएगा जी एडवांस लेवल का, ठीक है भैया। मैं तुम समझ रहे हो ना। तो ये सब कुछ चल किसके ऊपर रहा है भैया, ये टेम्परेचर के ऊपर बढ़ रहा है। टेम्परेचर, अगर मैं इसका वॉल्यूम बढ़ा दूं, क्या ये वेपर और बनने लगेंगे, और बनने लगे ना भैया, बनेंगे ना। आप बढ़ा दो तो नहीं बनेंगे भैया। चीनी में आप पानी लिए हो आधा गिलास में 2 चम्मच चीनी डाले, 3 चम्मच चीनी डाले, हाँ डाले, हाँ। तो भैया 1 गिलास मान लो पूरा पानी लिए हो, आपने 1 गिलास भर के पानी लिया, उसमें 2 चम्मच चीनी डाले, घुल गया। तीसरा डाले, घुल गया। चौथा डाल दो, नहीं घुल रहा है। मैंने कहा है लगता है वॉल्यूम छोटा है, उसको जग में डाल दो। लगता है वॉल्यूम छोटा, उसे जग में डाल दो, घुल जाएगा। आपने जग लिया, जग में पलट दिया पानी, घोल दो तो घुल ही नहीं रहा है। क्यों नहीं घुल रहा है भैया, आपने तो जग भी बढ़ा दिया, वॉल्यूम भी बढ़ा दिया, तो घुल क्यों नहीं रहा। मैंने कहा लाडली, वो उसके जो मॉलिक्यूल्स है चीनी के, उसने पानी के साथ इक्विलिब्रियम कंडीशन बना लिया एट अ गिवन टेम्परेचर। जो टेम्परेचर था उसे टेम्परेचर, अब तुम टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे, आग देके गैस जला के उसे टेम्परेचर बढ़ाओगे, तब वो घुल सकता है, ऐसे तो ना घुल पाएगा लाडली। हाँ भैया, तो वो भी कुछ इक्विलिब्रियम बना लिया, पर वो कॉन्सेप्ट इससे कॉन्सेप्ट से अलग है। पर वही कॉन्सेप्ट है कि हाँ, इसने भी इक्विलिब्रियम बना लिया वेपर के साथ, पानी ने वेपर के साथ इक्विलिब्रियम बना लिया। और इस इक्विलिब्रियम में जो ये वेपर है, वो जो प्रेशर लगाता है इसके ऊपर, पानी के ऊपर, कि तू नीचे रहे मैं ऊपर रहूंगा, उसे कहते हैं वेपर प्रेशर। उसे क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर कहते हैं, ठीक है। अभी क्या बताया, थोड़ा सा उसे अच्छे से बताना। मैंने कहा ये वाला मॉलिक्यूल स्टेबल था, नेट फोर्स 0 था, इक्विलिब्रियम पे था, पर ये वाले मॉलिक्यूल के पास थोड़ा घपला है, ये इक्विलिब्रियम पे ना है, ये इक्विलिब्रियम पे ना है भैया। हाँ, इसने कुछ क्या किया, इसके पास एनर्जी हाई एनर्जी, इसके पास लेस एनर्जी। ये ना थोड़ा सा टेम्परेचर इसको मिलते हैं ना एट टेम्परेचर टी, ये थोड़ा इवेपोरेट होना चालू कर दिया। ऊपर वाले जितने भी ना गुंडागिरी करने, घूमने फिरने लगे, वेपर बनाने लगे, कुछ कंडेंसेट होने लगे एट अ टाइम टी। पानी बोला ना बना पाऊंगा, वेपर बोला अब मैं बन भी ना पाऊंगा, अब कंडेंसेट भी ना हो पाऊंगा, मैं इक्विलिब्रियम। अब दोनों हम लोग ना इक्विलिब्रियम कंडीशन पे आ गए, दोनों को प्लेजर मिल गया, दोनों उस स्टेट पे आ गए। अब दोनों को कुछ चाहिए नहीं। अगर हाँ कोई कोई दूसरा आ जाएगा, फैक्टर आ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ा देगा, तब तो हाँ बढ़ सकता है। जब वो टेम्परेचर आएगा तो बढ़ाएगा, तो इसका वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा, क्योंकि जब वेपर बनेगा। हाँ भैया, इतना हमें समझ में आने लगा भैया। मैंने कहा वाह यार, तो आई होप मैंने एक डिब्बे तरीके से वेपर प्रेशर लिख के टॉपिक को इतना तुम्हें क्लियर कर दिया, ठीक है भैया। मतलब ये यही है कि एट इक्विलिब्रियम पे ये टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होता है। मैंने कहा मान लो जो प्योर लिक्विड होता है, उसका जो हम एक डिफाइन करते हैं केपी, कंसंट्रेशन एक डिफाइन करते हैं, एक कांस्टेंट टर्म केपी, वो प्योर लिक्विड के लिए नहीं माना जाता है। हाँ, मैंने कहा अगर वो प्योर लिक्विड के लिए नहीं माना जाता है, वो वेपर के लिए तो बना सकते हैं। हाँ, अभी क्या होता है ध्यान मत देना, जो केपी होता है वो प्योर लिक्विड के लिए नहीं होता। आपने कहा लिक्विड जो है उसने वेपर के साथ बना लिया है, क्या वेपर के साथ बना लिया इक्विलिब्रियम। हाँ, तो मान लो केपी में डिफाइन किया कांस्टेंट है, वो डिफाइन किया भैया, वो डिफाइन करेंगे सिर्फ वेपर के लिए, आप इस लिक्विड के लिए नहीं डिफाइन कर सकते। मैंने कहा अगर वेपर के लिए डिफाइन कर रहा हूं तो वेपर प्रेशर के इक्वल होगा केपी। हाँ, और जो केपी होता है भैया, वो कांस्टेंट टर्म होता है, वो हमेशा टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होता है भैया। ये मैं एक थ्योरेटिकल वाला बता रहा हूँ कैसे टेम्परेचर डिपेंडेंसी होती है। जब ये टेम्परेचर डिपेंडेंट ये होता है भैया, वेपर प्रेशर भी टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, वॉल्यूम से मतलब नहीं होगा। हाँ, मैंने कहा अगर तुम इतना समझ गए हो लाडले, इतना तुम समझ ही गए हो ना, अगर तुम इतना समझ गए हो तो मुझे एक चीज बताओ, क्या भैया क्या पूछना चाहते हो। मैंने कहा कि वेपर प्रेशर को थोड़ा सा डिफिनेशन बता दो। फिर वही होता है ना, प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर एट इक्विलिब्रियम, वेपर क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय वेपर टू लिक्विड एट अ इक्विलिब्रियम, एक एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, वही तो उसका वेपर प्रेशर होगा।
हाँ मैंने कहा वही पेपर। अब तुम इंग्लिश में लिख लोगे यार, मैं लिखाने वाला नहीं है, ठीक है ना ना। अब मैं कुछ कुछ चीजें पूछता हूँ, आप समझ गए हो तो ठीक है। अगर तुम इतना समझ गए हो तो मुझे कुछ चीजें बता दो। मैंने कहा हाँ भैया पूछो, बता रहा हूँ। मैंने कहा ये है, हाँ 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 हाँ, पानी भरा है, हाँ कुछ एट टेम्परेचर टी, ये टी टेम्परेचर पे सब कुछ हो रहा है, ठीक है भैया। टी टेम्परेचर पे मैं जो भी कुछ करूंगा सब टी टेम्परेचर पे, सबका टेम्परेचर कांस्टेंट रखूंगा, ठीक है, एट रूम टेम्परेचर। ये पानी आप क्या करेंगे भैया, आप तो बताएं, ये पेपर बनेगा, पेपर बनते 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 एक टाइम आएगा फिक्स हो जाएगा, इक्विलिब्रियम बना लेगा। हाँ भैया इक्विलिब्रियम बना लेगा। मैंने कहा जब इक्विलिब्रियम बना लेगा ये पेपर, ये क्या हो जाएगा, एक सैचुरेटेड फेस में आ जाएगा। सैचुरेटेड पेपर कहेंगे इसे भैया, सैचुरेटेड वेपर। नहीं सैचुरेटेड वेपर क्या होता है, सैचुरेटेड वेपर में कुछ होता नहीं है, सैचुरेटेड वेपर कुछ होता नहीं है, बस ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मैक्सिमम मोल्स ऑफ वेपर, जितने मैक्सिमम मोल्स बन सकते हैं वेपर के वो बन जाते हैं, मैक्सिमम मोल्स ऑफ वेपर फॉर्म, ठीक है भैया, वही कहते हैं सैचुरेटेड वेपर्स। मैंने कहा ठीक है भैया सैचुरेटेड वेपर। मान लो इसका प्रेशर P1 हुआ, वेपर प्रेशर इसका P1, वेपर प्रेशर जो पानी पे एग्जर्ट करेगा प्रेशर वो P1 हुआ, ठीक है भैया, ठीक है मान गया। मैंने कहा आपकी बात मैं मान गया। मैंने कहा ठीक है जो तुम इतना मान ही गए हो, या ये देखो अब बताओ। मैंने कहा इस कंटेनर में मैंने पानी भरा भरा, हाँ पानी भरा पानी भरा, पानी भरते ही इसके ऊपर मैंने क्या किया पता है, पानी भरते ही मैंने इसके ऊपर एक वो लगा दिया, क्या कहते हैं इसे, पानी भरते ही मैंने इसके ऊपर ढक्कन लगा दिया। पानी भर जैसे भरा मैं उसके ऊपर ढक्कन लगा दिया। मैंने कहा अब इसका पेपर प्रेशर बनाओ। भैया आपने पानी भरा उसके ऊपर जस्ट बना दिया, आपने कुछ तो वॉल्यूम दिया ही नहीं, हाँ तो ये वेपर बनेगा कैसे भैया, क्या इसमें सैचुरेटेड वेपर बन सकता है, ना बन सकता है भैया, इसमें वेपर प्रेशर बनेगा ही नहीं। मैंने कहा क्यों भैया, इसमें वेपर प्रेशर इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि आपने यहाँ तक पूरा पानी भरा है और पानी के ऊपर जस्ट ढक्कन लगा दिया, ये कोई सैचुरेटेड वेपर नहीं होगा, ये कोई वेपर प्रेशर इसमें एग्जर्ट नहीं होगा, कोई वेपर प्रेशर बनने वाला नहीं है। मैंने कहा अगर मान लो उसका वेपर प्रेशर जो भी होगा इसे P2 मान लिया, ठीक है, तो क्या ये इसमें जो वेपर प्रेशर एग्जर्ट करेगा इसमें बनेगा, ना बनेगा भैया। मैंने कहा ये P2 और P1 और P2 कंपेयर करो, कौन सा ज्यादा होगा भैया, किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा भैया, इसका ज्यादा होगा भैया, इसका ज्यादा होना होने वाला, ये वेपर प्रेशर बना तो इसका ज्यादा कैसे होगा, तो भैया P1 हमेशा ग्रेटर होगा P2 के। मैंने कहा भैया लाडले तुम इतना सब कुछ समझ रहे हो, मैं समझता हूँ भैया, आप क्यों मैंने कहा ये जो पिस्टन है जो ढक्कन है, अगर मैंने क्या किया पानी भरा है इस पिस्टन को थोड़ा सा ऊपर कर दिया, यहाँ कर दिया, अब बताओ क्या अब यहाँ वेपर प्रेशर बनेगा, हाँ भैया बनेगा, पानी है ना, पानी पर वाले मॉलिक्यूल है वही वेपर बनाएंगे, जितना वॉल्यूम है ना इतना वेपर बनाएंगे, और ये क्या करेंगे इसके साथ इक्विलिब्रियम बना लेंगे। इसका मान लो वेपर प्रेशर 3 है, ये 3 मान लिया भैया, ये भी कुछ इक्विलिब्रियम बनाएगा, कुछ बनाएगा जरूर बनाएगा, ये इक्विलिब्रियम इसके साथ बनाएगा, वेपर बनेंगे और वो वेपर पानी के साथ इक्विलिब्रियम बना के खुद को स्टेबल करेगा, और एक जब इक्विलिब्रियम बना लेगा तो स्टेबल हो जाएगा, हाँ स्टेबल बन जाएगा, तो वेपर प्रेशर कुछ वेपर प्रेशर एग्जर्ट करेगा, उसको मैंने बोल दिया P3। मैंने कहा P2 और P3 को कंपेयर करना, भैया P2 तो बना है यार, P3 बना रहा है तो P3 ज्यादा होगा। मैंने कहा हाँ यार P3 ज्यादा होगा किससे, P2 से। मैंने कहा वाह यार, मैंने कहा ये तो हो गया, क्या तुम इसको कंपेयर कर सकते हो, इसको बारे में मुझे बता सकते हो भैया, इसका वेपर प्रेशर इसके वेपर प्रेशर में हाँ क्या डिफरेंस हो सकता है। मैंने कहा बताओ ना, वही तो मेरा क्वेश्चन है, इसके वेपर प्रेशर उसके वेपर प्रेशर में क्या डिफरेंस हो सकता है भैया। एक चीज आपने कहा कि वॉल्यूम बढ़ा दो चाहे जितना, मान लो कंटेनर थोड़ा सा बड़ा भी होता है, कंटेनर छोटा भी होता है, अब वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम चाहे जितना बढ़ा दो, हाँ लेकिन जो होता है ना, मैंने कहा क्या वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करता वेपर प्रेशर। मैंने कहा वेपर प्रेशर वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करता, ये तुम सही कह रहे हो। मैंने डिपेंड किस पे करता है, वो टेम्परेचर पे। मैंने कहा टेम्परेचर डिपेंड करता है, मैंने दोनों का टेम्परेचर अलग अलग है क्या, नहीं भैया आपने टी टेम्परेचर सबका माना है, सबका टी टेम्परेचर, आई होप इट इज विजिबल नाउ, ओके भैया आपने सबका टेम्परेचर टी माना है, हाँ मैंने सबका टेम्परेचर टी माना है, तो क्या ये टेम्परेचर डिपेंडेंसी है, हाँ टेम्परेचर तो दोनों का सेम है, आप वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। मैंने कहा हाँ तो टेम्परेचर तो सेम है तो वेपर प्रेशर तो भैया सेम होना चाहिए। मैंने कहा हाँ वेपर प्रेशर दोनों का सेम होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, कितना भी वॉल्यूम कर दो वेपर प्रेशर उतना ही बनेगा एट टेम्परेचर टी, जितना वॉल्यूम चीनी के पानी का वॉल्यूम जग में बना दो या गिलास में कर दो उतना ही घुलेगा जितना टेम्परेचर उसे मिलेगा, एट टेम्परेचर रूम टेम्परेचर 3 ही चम्मच घुलेगा, चौथा घुल ना पाएगा, एग्जांपल पर बताया हूं, ठीक है ना, आई होप ना क्लियर। ये इक्वल टू इसके ऊपर तो क्या होगा P3 इक्वल टू P1, पर P1 इज ग्रेटर टू P2 और P3 इज ग्रेटर टू P2, ठीक है आई होप। बस इतना जब तुम बता ही दियो, थोड़ा सा और दिमाग अपना खोल लो, इतना तुम बता दियो लाडले, थोड़ा सा और दिमाग खोलो अपना। क्या भैया मैंने कहा लाडले
मुझे कंपैरिजन कुछ बताना। मैंने कहा सब कुछ टेम्परेचर टी पे हो रहा है, सब कुछ टेम्परेचर टी पे हो रहा है, हाँ भैया पर क्या हो रहा है? मैंने कहा कि कंटेनर है, कंटेनर है, कंटेनर है। हाँ कंटेनर तो पानी भर दिया। हाँ मैंने कहा वेपर प्रेशर मान लो उसका P1 है। हाँ मान लो ये जो कंटेनर 1 है, हाँ भैया इसका मान कंटेनर नाम है, ठीक है। ये वेपर बनाएगा, हाँ भैया वेपर बनाएगा, वेपर बनाएगा, वेपर बनाते 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 एक ऐसा टाइम आएगा ये इक्विलिब्रियम बना लेगा। हाँ ये लिक्विड और ये वेपर जो इक्विलिब्रियम बनाएंगे, हाँ तो कुछ जो जो प्रेशर एग्जिट करेगा, ये वेपर जो एग्जिट करेगा उसे कहेंगे वेपर प्रेशर। मैंने कहा हाँ मान लो ठीक है। मैंने कहा लाडली एक और कंटेनर लिया पतला सा, वॉल्यूम पतला कर दिया। अरे भैया डराओ ना, वॉल्यूम चार्ज इतना कर दो, पानी भर दिया इतना, वॉल्यूम चार्ज इतना कर दो, टेम्परेचर टी है तो ये भी वेपर बनाएगा भैया, और उतना ही वेपर बनाएगा जिसके इक्वल होगा भैया, ये भी इक्विलिब्रियम बनाएगा इसके साथ, लिक्विड के साथ, और उतना ही वेपर प्रेशर इसका और वेपर प्रेशर इसका सेम होगा। क्यों? आपने कहा टेम्परेचर डिपेंड करता है, टेम्परेचर तो सेम है, वॉल्यूम पे चाहे जितना हो, चाहे पतला कर लो चाहे मोटा कर लो, वेपर प्रेशर उतना ही है। ठीक है भैया। मैंने कहा अगर मैं पानी भरा, पानी भरते हुए उसके ऊपर मैंने पिस्टन लगा दिया, क्या ये वेपर प्रेशर एग्जिट करेगा? ना करेगा भैया, ना करेगा। जगह ही नहीं है वेपर बना सके भैया, जगह ही नहीं वेपर प्रेशर बना सके। मैंने कहा वाह यार ये वेपर प्रेशर बना ही नहीं पाएगा, ये तो बनाएगा, ये तो बनाएगा। ठीक है भैया। मैंने कहा अगर मैं इसको पानी यहां तक भर दूं, उसके बाद मैंने पिस्टन लगा दिया। मैंने क्या किया? मैंने क्या किया? पिस्टन लगा दिया, पर यहाँ इतना पिस्टन लगाया, पूरा ढक्कन लगाया, इतना बीच में ना भैया छेद है भैया, इतना भैया बीच में छेद है। अब बताओ इसमें वेपर प्रेशर बनेगा कि नहीं? अरे भैया वेपर प्रेशर पूछ रहे हो ना, वो वेपर बनेगा ना, कि यही पूछ रहे हो वेपर बनेगा कि नहीं? भैया जगह तो है भैया, जगह तो जाने की है भैया, तो भैया वेपर प्रेशर बनेगा भैया, वेपर प्रेशर बनेगा। यहाँ पे आएंगे वेपर्स, वेपर आएगा तो कुछ प्रेशर एग्जर्ट करेगा पानी के ऊपर, वही उसका वेपर प्रेशर करेगा। क्या ये वेपर प्रेशर इसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा? भैया हाँ इक्वल होगा, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द वॉल्यूम वेपर प्रेशर एग्जिस्ट करना, क्योंकि एट सेम टेम्परेचर भैया। मैंने कहा वाह यार, मैंने कहा वाह यार, अगर मैं कह रहा हूं मेरा कंडीशन ये है, मैंने यहां तक पानी भर दिया, पानी भर दिया, पानी भर दिया, हाँ। क्या अब एग्जिस्ट करेगा? वेपर प्रेशर बनेगा, वेपर प्रेशर होगा? या ये पूछूं तो वेपर बनेगा कि नहीं? यहां तक आपने पानी भर दिया, ठीक है, पर इतना वॉल्यूम खाली है भैया, इसमें वेपर बनेगा। और जितना वॉल्यूम खाली होगा टेम्परेचर टी, उतना वो, और टेम्परेचर टी पे वो वेपर बनाएगा, वेपर बनाएगा भैया। वॉल्यूम खाली है भैया, वेपर बनाएगा। वो वेपर प्रेशर भले वो वेपर इसके भैया, हाँ मेन पॉइंट, इसके मोल्स और इसके मोल्स वेपर के सेम ना हो भैया, सेम ना हो वेपर के मोल्स, यहाँ पे वेपर कम हो पर यहाँ पे वेपर ज्यादा हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ द, यहाँ पे वेपर कम हो यहाँ पे ज्यादा हो। मोल्स भैया वेपर के ज्यादा हो सकते हैं, कम हो सकते हैं, पर उनका जो वेपर प्रेशर रहेगा ना भैया, कम वॉल्यूम में ज्यादा पास पास आएंगे, ज्यादा वॉल्यूम में दूर दूर रहेंगे, लेकिन जो प्रेशर एग्जिस्ट करेंगे पानी के ऊपर वो इक्वल रहेगा। यहाँ पे कम मोल, ज्यादा मोल एग्जिस्ट कर रहे हैं, पर ज्यादा वॉल्यूम है ना, ज्यादा वॉल्यूम है, पर यहाँ पे तो कम मोल एग्जिस्ट कर रहा है प्रेशर, पर कम वॉल्यूम है, इसलिए यहाँ का प्रेशर, यहाँ का प्रेशर, यहाँ का प्रेशर, सबका प्रेशर इक्वल होगा भैया। हाँ भैया अब इक्वल होगा, मैं समझ गया भैया। मैं कहा इतना समझ गया, एक और केस बता दो। क्या भैया? मैंने कहा एक कंटेनर है, हाँ उसमें इतना पानी है, इतना पानी है, हाँ अब बताओ लाडली क्या वो वेपर प्रेशर एग्जर्ट करेगा? भैया ये वेपर प्रेशर, ये तो थोड़ा सा पानी है, आपने 2-3 ढक्कन डाल दिए, पर सब कुछ इवेपोरेट होने के बाद, सब कुछ इवेपोरेट होने के बाद, 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 ये जो पानी वाला सारा पानी ना, सारा पानी वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, सारा पानी वेपर में हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं जब सारा पानी वेपर में हो जाएगा, सब कुछ वहां पर पूरा वेपर ही हो गया, तो यहाँ पे कौन सा वेपर बनेगा? यहाँ पे तो कोई वेपर बनेगा ही नहीं। हाँ भैया यहाँ पे तो वेपर का बनने वाला। मैंने कहा यहाँ पे जब वेपर बनेगा ही नहीं, तो यहाँ पे कौन सा इक्विलिब्रियम आने वाला है? यहाँ पे इक्विलिब्रियम ना आने वाला। मैंने कहा हाँ यार, आई होप इतने केस क्लियर होंगे तुम्हें। हाँ भैया क्लियर, ठीक है। मैंने कहा क्या अच्छे से विजुअल है? हाँ विजिबल तो है लाडले। 50 मिनट हो गए आसपास। हाँ
अब मैं क्या कहता हूँ, मेरा मोबाइल ना 1 घंटे से ज्यादा कर नहीं पाता। अब मैं अगर थोड़ा सा आगे बताना स्टार्ट करूंगा ना, थोड़े से मैप आउट करके, थोड़ा सा मैप आउट तरीके से इसको एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ा सा और टॉपिक को आगे बढ़ाऊंगा ना, मुझे ज्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको रोक रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर कल ही आ जाएगा, अपलोड हो जाएगा। अगर आप थोड़ा सा लेट देख रहे हो तो आपने देखना नेक्स्ट लेक्चर में डाल दिया होगा, ठीक है ना, अगर आप लेट देख रहे हो। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप जाके वहां पे देखो ना, मैं वहां पे इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है, तो आई होप इतना तुम्हें वेबर प्रेशर समझ में आया होगा। यही मैं आज का कॉन्सेप्ट था, मैं वेबर प्रेशर समझा पाया आपको कि नहीं। ठीक है, और उसके बाद मैंने ज्यादा टाइम ले लिया यार, 20-25 मिनट ले ली उसमें, वो रिडॉक्स सेक्शन के एडवांस लेवल के क्वेश्चन में। ठीक है, अब मैं समझाने में ज्यादा टाइम नहीं लिया था, पर वो क्वेश्चन ना भैया, अब जब समझ आने के बाद अगर कोई बच्चा उतना टाइम लगा रहा है ना, 10 मिनट लगा रहा है, 5 मिनट लगा रहा है, 5 मिनट भी गलत है, उसके लिए पास है 5 मिनट, 5 मिनट नहीं, 2.5 मिनट लगने चाहिए भैया, 2 मिनट 2.5 मिनट क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, क्योंकि इतना एक्सपर्ट हो गए, क्योंकि इतना प्रैक्टिस होना चाहिए हमारा, तेज करना चाहिए। मैंने कहा ठीक है, वो छोड़ो, डबल प्रेशर बताए, सोल्यूशन पे आते हैं। ठीक है भैया, मैंने भैया पेपर प्रेशर के जितने केस आपने बताया, मैं समझ गया पेपर प्रेशर होता है क्या है, कैसे प्रेशर एग्जर्ट करता है, सब कुछ समझ में आ गया। आप बेसिक से इसलिए बता रहे हो, मैंने मुझे इसलिए बताया भैया, आप एडवांस तक जाने वाले, मुझे आपने मूल कॉन्सेप्ट में भी एडवांस तक गए थे, रिडॉक्स रिएक्शन में एडवांस तक गए हो, मैं पता है। और रिडॉक्स रिएक्शन का अभी एडवांस लेवल का दिखाई दिए हो भैया, मैंने कहा हाँ दिखा तो दिया हो। ठीक है ना, आई थिंक अब आप इसका आगे का देखने के लिए थोड़ा सा आप नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा क्लिक कर लीजिए। ठीक है ना, नेक्स्ट वीडियो कल ही तक आ जाएगी, और आप अगर लेट देख रहे हो तो शायद आगे होगी। ठीक है ना, तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ख्याल रखना। और आप कोई डाउट हो तो इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, उससे मैं अच्छे अच्छे नोट्स डाल देता हूँ। और कोई चीज जो तो कोई बुक जो तो कोई बुक का पीडीएफ हो, कोई टेस्ट सीरीज हो एलन का, और क्या कहते हैं, और भी बहुत सारे हैं, श्री चैतन्य का, फिर जेई का, सबका, मैं सारी टेस्ट सीरीज सारी पड़ी है मेरे पास। ठीक है, सबके सब टेस्ट सीरीज है, जो चाहिए होगा आप वहाँ पे टेलीग्राम पे मैसेज कर लीजिएगा और पूछ लीजिएगा कि भैया मुझे ये दे दो, ये दे दो, वो दे दो भैया। ठीक है, मैं सब कुछ दे दूंगा। ठीक है, आई होप इतना क्लियर होगा। चलता हूँ, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना, दुआओं में पढ़ते रहिए, लिखते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, ओके, बाय बाय।